करने की स्थिति में ये कह रहा है कि हाजू का जो है कितना % हमको चाहिए था जलडब्ल्यू अब का। समस्या ये है कि पहले से जिन देशों में, जैसे अब आप देखिएगा 90 के दशक में इराक पे कब्जा किया। दूसरा है स्टमक ऑफ प्लांट, पौधे को जो भी भोजन आपको देना है कहाँ देंगे, मिट्टी में देंगे। और मिट्टी में जाने के बाद जिस तरीके से हम आप खाना खाते हैं हमारे आपके पेट में जाता है, पचता है, तब वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। उसी तरीके से पौधे को जो भी भोजन देंगे आप कहाँ पे देंगे, मिट्टी में देंगे। तो मिट्टी में देंगे तो उसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, उसका फॉर्म चेंज होता है। जैसे यूरिया डालते हैं तो यूरिया कन्वर्ट होता है अमोनिकल में, फिर नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में, तो पौधा नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है। अब आप उसी तरीके से आप देखेंगे जैसे आप डीएपी डालते हैं तो डीएपी डालते हैं तो वो भी चेंज होता है। तो अगर ये चेंज नहीं होगा तो पौधे को नहीं मिल पाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे अभी आप देखेंगे खेत में गेहूं है, गेहूं को आपने हार्वेस्ट कर लिया तो सीधे गेहूं तो हम आप खाते नहीं है, क्या करेंगे उसका आटा बनाते हैं, फिर उसके बाद उसकी रोटी खाते हैं। उसी तरीके से पौधा क्या है, उसको डीएपी यूरिया पोटास जब आप खेत में डालते हैं तो उसका रूप बदलता है, तब जाकर के वो यूटिलाइज कर पाता है। नेक्स्ट है स्टोर हाउस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। अब आप मिट्टी में कुछ डालें नहीं डालें, लेकिन अगर आपने फर्टिलाइजर को डाला है, सीड को डाला है, तो पौधा जो पहले से फर्टिलाइजर या पोषक तत्व मिट्टी में उपलब्ध है उसको क्या करेगा, यूटिलाइज कर लेता है। कैसे यूटिलाइज करेगा, अब आप देखेंगे जैसे डीएपी आप खेत में डालते हैं, 100 किलोग्राम डीएपी डालते हैं तो मात्र 18 से 20 किलोग्राम ही फसल ले पाता है। बचा हुआ डीएपी हमारा जो मिट्टी है, मिट्टी के साथ बंध जाता है। मिट्टी के साथ इसलिए बंधता है कि जो डीएपी हमारा बनता है उसके लिए जो कच्चा माल होता है वो रॉक फास्फेट होता है। रॉक फास्फेट हमारा जो चट्टानों से आता है, उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करके उसको बनाया जाता है। अब जब खेत में डालते हैं तो मिट्टी के साथ वो पहुंचता है और 18 से 20% ही पौधा ले पाता है, और क्या करता है वो मिट्टी के साथ बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी मिट्टी जो है पत्थर का रूप लेती जा रही है, बंजर बनती जा रही है। लेकिन इसको कैसे हम इम्प्रूव करें, तो उसके लिए मार्केट में आपको फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और माइक्रोबियल कल्चर आता है, उस कल्चर को डालेंगे तो वो जो हमारा रॉक्स फास्फेट है मिट्टी के साथ जो बंध गया है, तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया उसको खाता है और उसको सॉल्युबलाइज करा करके पौधे को उपलब्ध कराने का काम करता है। अब किसान क्या है कि अगर मक्के में रिकमेंडेड डोज है कि 3 किलोग्राम डीएपी से ज्यादा पर कट्टा नहीं डालना है, तो किसान को लगता है कि हम 5 किलोग्राम 7 किलोग्राम डाल देंगे तो हमारा उत्पादन ज्यादा होगा। हम लोग ये मना करते हैं फार्मर्स को कि मिट्टी चढ़ाते समय आप डीएपी का प्रयोग नहीं करें, लेकिन किसान इस बात को समझने को तैयार नहीं होता है। इसलिए नहीं समझता है क्योंकि डीएपी में 18% नाइट्रोजन भी है। जब हम उसको प्रयोग करते हैं तो 18% नाइट्रोजन हमारे पौधे को क्या करता है, नाइट्रोजन जो है फायदा करता है, लेकिन फास्फोरस क्या करता है, वो फिक्स हो जाता है। तो आप उतना पैसा जो डाल रहे हैं वो आपका नुकसान हो रहा है। इसलिए किसानों को आपको ये बताना है कि हमको नाइट्रोजन की जरूरत है तो नाइट्रोजन डालें, उस समय हम फास्फोरस को न डालें, क्योंकि हमारा जो फास्फोटिक फर्टिलाइजर है इसको हम विकलांग खाद बोलते हैं। अगर ये यहाँ पे रख दिया गया, अगर यहाँ पे डीएपी का पार्टिकल है और यहाँ पौधे की जड़ है तो वो उसको नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये चल ही नहीं पाता है। जड़ अगर यहाँ तक गया तब तो ले लिया, लेकिन फास्फोरस घुल करके पौधे तक नहीं पहुंचेगा। जहां पे आप डालते हैं वहीं पे रह जाता है। इसीलिए उसकी इफिशियंसी कितना है, 18 से 20% है। इसमें मोबिलिटी नहीं है, लेकिन किसान इस बात को समझने को तैयार नहीं होता है और वो लगातार जहां पे फास्फोरस ज्यादा होता है वो जिंक की भी डिफिशियंसी पैदा कर देता है, क्योंकि दोनों के बीच में आपस के रिश्ते अच्छे नहीं है। कभी कभार आप देखते हैं किसी पार्टी में चले जाइए, दो पड़ोसी अगर वहां पहुंचते हैं तो एक कहता पहले वो खाना खा लेगा तब हम खाएंगे, क्योंकि दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं है। तो जिंक और फास्फोरस के आपस में रिश्ते अच्छे नहीं है, क्योंकि दोनों अगर रिएक्शन करता है तो दोनों की उपलब्धता प्रभावित होती है। सर कोई जिंक जैसे डाल दिया मिला करके तो खराबी का उसका सत्यानाश पता नहीं चलता हमको। आपको यूरिया और डीएपी एक साथ डाल सकते हैं सर, जैसे रॉक्स जिंक के बारे में बोल रहे हैं, जिंक के बारे में बोल रहे हैं। जैसे हमको यूज करना है उसी समय डालें, मिलाकर पोटास भी है सर, यूरिया है सर, ये सर जैसे मकई में जो लोग डालते हैं तो ये है कि जैसे आपने अभी आपको प्रयोग करना है तो आप तुरंत मिलाइए और तुरंत प्रयोग कर लीजिए।
2 घंटा 1.5 घंटा भी अगर आपने रख दिया तो आपस में रिएक्शन करके उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो जो उसका बेनिफिट होना चाहिए वो हमको नहीं हो पाता है, क्योंकि किसान तो पैसा खर्च करता है ना, उसे लगता है कि हमने खेत में डाल दिया तो हमारे पौधे को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो पहले आप चम्मच से हम टेस्ट करती है दूध ज्यादा गर्म तो नहीं है, तो अपनी स्किन पे टेस्ट करने के बाद तब बच्चे को पिलाती है। तो उसी तरीके से पौधा भी क्या है, छोटा बच्चे की तरह है, अगर उसको सही मात्रा में पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा तो वो उसको नहीं लेगा, उसको भूख लगी भी है तो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए और आप देखेंगे जैसे आप खाद का घोल बनाकर जो छिड़काव करते हैं, तो घोल के छिड़काव करने का भी समय होता है। सुबह आप 10:30 से 11 बजे तक, फिर शाम को 3 से लेकर 4 साढ़े 4 बजे तक छिड़काव करते हैं, ये टाइम होता है। लेकिन बहुत सारे किसान अगर उनको टाइम मिल गया, लेबर मिल गया तो 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे छिड़काव कर रहे हैं। उस समय क्या होता है, जैसे हमारा आपका शरीर है, छोटे छोटे छेद है जो पसीना होता है, उसी तरीके से पौधे की जो पत्ती है उसका जो तना है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, धूप ज्यादा होता है, तो वो स्टोमेटा बंद हो जाता है, ठीक है। और सुबह और शाम के समय वो खुला रहता है, जब खुला रहेगा तभी आपका पोषक तत्व पत्ती के माध्यम से उसके शरीर में पहुंचेगा। और एक पोषक तत्व का स्प्रे अगर आपने आज किया है तो कम से कम 3 से 4 दिन का समय दीजिए, तब दूसरे पोषक तत्व का स्प्रे करिए। लेकिन आप मिला के डाल देते हैं तो दोनों में कंपटीशन हो जाता है और दोनों का जो इफेक्ट होता है 60-70% नुकसान हो जाता है, फायदा नहीं होता है। लास्ट है आपका कम्युनिटी नॉट ए कमोडिटी। मिट्टी हमारी जो है समाज के लिए है, इसको आप कमोडिटी या प्रोडक्ट समझ करके बेच देते हैं। अगर इस रूप में आप इसका यूज कर रहे हैं तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। अब आप देखिए पौधा है, पौधे से जीव जंतु हैं और लगातार ये साइकिल हमारी चलती रहती है। और जितनी भी कंपनी फैक्ट्री है, अगर उसमें कहीं कोई चीज बनाना है, प्रोडक्शन लेना है, तो आपको मिट्टी के पास जाना पड़ेगा। और हम जो बता रहे थे कि हमारी जो प्लांटेशन क्रॉप है, जितने बगीचे होते हैं, उसके लिए हमारी जो मिट्टी है कम से कम 2 मीटर गहराई तक अच्छी होनी चाहिए। और जब 2 मीटर की गहराई तक हम मिट्टी की स्टडी करते हैं तो उसको सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी अगर वो फसलों को लेना है तो हमको 2 मीटर तक की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। और ऊपर की मिट्टी टॉप सॉइल बोलते हैं, फिर सब सॉइल है, इस तरीके से आप देखेंगे इसको। अभी आपका एक कंसेप्ट आ रहा है नेचुरल फार्मिंग। सरकार जो है प्राकृतिक खेती की बात कर रही है, और ये कंसेप्ट निकल करके आया कहाँ से, पहाड़ों से और जंगलों से। अब उन पहाड़ों और जंगलों से निकल करके इसलिए आया कि वहां पे आप देख रहे हैं जैसे कोई भी पौधा है तो वहां पे तो बारिश भी हो रही है। अगर पहाड़ी पे आप जाएंगे, कुछ पहाड़ी ऐसे हैं जहाँ पर घंटा 2 घंटे में आपको हल्की हल्की बारिश होती रहती है। उस दशा में है क्या कि वहां पर 10 साल 15 साल 20 साल पहले का पौधा है, उसकी पत्तियां गिर रही है, सड़ रही है और बारिश हो रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके पोषक तत्व उसको मिल रहा है। लेकिन इस कंसेप्ट को अगर हम फसलों में लाना चाह रहे हैं तो हमारी गेहूं की फसल है 110-15 दिन, मक्का की फसल है 140-45-50 दिन की, मूंग की फसल है 60 दिन की। तो जो हमारी फसल है बुआई से लेकर के उसके बीज बनने की प्रक्रिया सबका निश्चित है, इतना दिन में इसको इतना भोजन चाहिए, इतना दिन में इतना भोजन चाहिए, तब जाकर कितना उत्पादन होगा। तो ये समस्या आ रही है कि नेचुरल फार्मिंग में हमको उतना पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है। उसी तरीके से ऑर्गेनिक के साथ भी है कि अगर हमारी फसल को जिस समय जो पोषक तत्वों की जरूरत है हम ऑर्गेनिक से उसकी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए एक कंसेप्ट है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन। अगर हमारी गेहूं की फसल में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए तो 50 किलोग्राम हमको देना है किससे, केमिकल फर्टिलाइजर से। 50 किलोग्राम को हम चाहे गोबर की खाद से दें, वर्मी कंपोस्ट से दें, बायो फर्टिलाइजर से दें, हरी खाद से दें, तो उसको हम 50% तक घटा सकते हैं दूसरे सोर्स से। लेकिन अचानक हम 100% अगर घटा देंगे तो हमारा उत्पादन अगर 50 क्विंटल हो रहा है तो घट करके 4 क्विंटल 5 क्विंटल पर आ जाएगा। और नुकसान क्या होगा, समय उतना ही लगा, बीज उतना ही लगा, मजदूरी उतना ही लगा, सिंचाई उतना ही लगा, लेकिन उत्पादन कम हो गया। इसीलिए आने वाले समय के लिए मिट्टी को लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रखा जाए, इसी पर सारी चर्चाएं चल रही है। अब आप देखेंगे जो 21वीं सदी की जो समस्या है, एक तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी,
न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का मतलब कि हमारी मिट्टी में जब पोषक तत्व नहीं रहेगा तो हमारे पौधे तक नहीं पहुंचेगा। साथ ही साथ मिट्टी और पानी घट रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम आ रही है, और ग्लोबल कंपटीशन में अगर आपका यहाँ का जो प्रोडक्शन है, उत्पाद है, अगर आप उसको ले जाना चाहते हैं तो बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो बाहर कोई भी आपका प्रोडक्ट खरीदने को तैयार नहीं होगा। अब इस टेबल को आप समझने की जरूरत है कि आप देखेंगे कि फर्टिलाइजर कंजम्पशन को अगर आप देखें कि 1950-51 में कितना था और 2050 में कितना होने की संभावना है। तो 50-51 में 490 ग्राम पर हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ में 490 ग्राम फर्टिलाइजर यूज होता था, और 2050 में 310 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज होने की संभावना है 2.5 एकड़ में। अब आप इस कंडीशन में देखेंगे, इतना केमिकल जब आप बढ़ाएंगे तब जाकर के हमारा जो उत्पादन है, जो हमारी जरूरत होगी उतना हो पाएगा। लेकिन अब खेती योग्य जमीन हमारी करीब 7 गुना कम हो गई है, जनसंख्या हमारी 5 गुना बढ़ गई है, और हम फर्टिलाइजर करीब 380 गुना बढ़ा चुके हैं। अभी हम 380 गुना बढ़ा चुके हैं, लेकिन जब हम 310 किलोग्राम तक पहुंचेंगे तो समझिए कितना ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, और इतना फर्टिलाइजर आएगा कहाँ से? कच्चा माल भी तो होना चाहिए। सर वो खा के आदमी जाएगा, जी खा के आदमी जाएगा कहाँ बीमार होगा? बीमार होगा जो हम आप जो खाए पिए हैं, जो हमारी आपके शरीर में है। अचानक इतने ज्यादा लोग मरेंगे तो खेत में मिट्टी में जाएंगे, कुछ उससे पोषक तत्व मिलेगा। चाय आ गई, आप लोग परमिशन दीजिए तो चाय पी लें।